मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। आज का जो आप लोगों के लिए क्लास होने वाला है केमिस्ट्री के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग आप लोग के मॉडल पेपर के जो भी वीवीआई प्रश्न हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करेंगे और आप लोग को अच्छे से एकदम सिंपल भाषा में, यानी आप लोग जो नॉर्मल भाषा जो आप लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम आज आप लोग उन्हीं भाषा में आप लोग केमिस्ट्री के कम से कम अप्रोक्स 20 हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को आज यही 20 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में आप लोगों का याद हो जाएगा, यानी आपको अलग से मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के इस क्लास में आप लोगों को 20 सब्जेक्टिव यहां से अप्रोक्स याद हो जाएंगे। बस आप लोगों को इस क्लास को ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है और मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर देना है। चलिएगा, यहां से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अच्छे से समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पर है कि फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। बताना है कि आप लोग का फ्रेंकल डिफेक्ट से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा कि जब क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकलकर जालक के किसी एक अंतराली स्थान, मतलब कि अंदर ही आप लोग का फंस जाता है, तब उस आयन का अपना स्थान रिक्त हो जाता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, चाहे टेम्पो में बैठे हैं, चाहे हम लोग कोई बड़े गाड़ी ट्रेन में बैठे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे के जाके बीच में कोना में कहीं पर हम लोग दूसरे की जगह पर बैठ जाएंगे तो हमारा तो स्थान रिक्त हो जाएगा ना। तो जब हम किसी और के जगह पर जाके बैठ जाएंगे तो हमारा जगह रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार के उत्पन्न होने वाले दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे ना कि फ्रेंकल दोष में क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग एक ट्रेन में बैठे हैं और आप मान लीजिए कि आगे बैठे हैं और आपका दोस्त पीछे बैठा है और आपका मन नहीं लग रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना सीट छोड़ के जाकर दोस्त में ही क्या करेंगे, थोड़ा सा धक्का मुक्की करके एडजस्ट करके आप लोग उन्हीं के बीच में बैठ जाएंगे, लेकिन आप अपना सीट खाली छोड़ देंगे। तो अब आपका अपना स्थान खाली हो गया, तो ऐसे बनने वाले दोष को, ऐसे खाली होने वाले स्थान को हम लोग फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिएगा नोट में लिखा गया है कि इस दोष के कारण ठोस का जो घनत्व है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व में परिवर्तन काहे नहीं होता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बस में अभी भी डेंसिटी वही है, क्योंकि आदमी का संख्या थोड़े घटा है। मेरे प्यारे बच्चों भीड़ थोड़ा सा आगे पीछे तो हुआ है, यानी कोई आगे का व्यक्ति पीछे चला गया है, चाहे कोई पीछे का व्यक्ति आगे आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जनसंख्या तो उतने है ना, जनसंख्या थोड़े कम हो गया है। जनसंख्या कम होने से डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है, जनसंख्या इधर उधर होने से नहीं इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लोग का यहाँ पर जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ये हम लोग का हो जाएगा, आप लोग फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर अब आप लोग देखिएगा इंग्लिश मीडियम में है, यानी आप लोग देखिएगा क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा ना कि एगो हम लोग का एगो ट्रैप होगा, यानी हम लोग का एगो स्थान जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों खाली होगा, वह स्थान वह वाला होगा जो अपना छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। यह हो गया। अब देखिए दूसरा का नंबर कहता है कि आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप लोग बताना है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सभी ताप दाब नियमों पर राउल्ट के सभी नियमों का पालन करे, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि एगो बाल्टी है, एगो बाल्टी में हमारा 2 लीटर पानी है और एगो दूसरा का बाल्टी है जो ना के नाम है बी। देखिए पहिलका बाल्टी जो ना के नाम ए है, ओकरा में 2 लीटर पानी है। हाँ, एगो हमारा बाल्टी है बी जो ना में 3 लीटर पानी है। यदि हम दोनों को एगो बड़का चक्का बाल्टा में मिलाएंगे तो टोटल पानी कितना होगा पहले बताइएगा। टोटल पानी होगा 5 लीटर होगा ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम क्या किए कि ए और बी को मिलाए और मेरे प्यारे बच्चों बाल्टा में रख दिए पानी, और कुछ केस में हम पानी देख रहे हैं तब 5 लीटर न होके 4.5 लीटर या 4 लीटर ही बता रहा है। मतलब कि हमारा अप्रोक्स 5 लीटर नहीं बता रहा है। एक मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है ना। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों केंद्र सरकार पैसा जारी करेगी कि ये पैसा जनता के भलाई के लिए लगाया जाए, लेकिन वह पैसा गांव में लगने से पहले बीच में क्या होता है, कोई मंत्री कोई नेता
वह अपने में भ्रष्टाचारी में यूज कर लेते हैं। तो वह मेरे प्यारे बच्चों ऐसा इसमें नहीं होता है। यानी ए के पास 2 लीटर पानी है, बी के पास 3 लीटर पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक्यूरेट पानी का जो हम लोग का आयतन है वो 5 लीटर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम इसको कह देंगे कि आदर्श सॉल्यूशन है। तो वही कहा गया है सभी ताप दाब के नियमों पर हमारा राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो उसे हम लोग आदर्श विलयन हम लोग कहेंगे। और पूरा एग्जाम्पल वही आप लोगों का लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिएगा कि दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। ओबे राउल्ट्स लॉ का मतलब होता है कि राउल्ट्स लॉ के ओबे मतलब रूल का पालन करेगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है ऑल कंडीशन, यानी सभी कंडीशन पर क्या करेगा कि हमारा राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो उसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ आइएगा तीसरा का नंबर, प्रासरण दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग का क्या होता है? देखिएगा प्रासरण दाब क्या होता है, पहले आप लोगों को प्रासरण समझाते हैं। प्रासरण होता क्या है? प्रासरण होता है जैसे आप लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए दूध, चीनी और चाय पत्ती डालते हैं। जब चाय तैयार हो जाता है तो आप लोग ओकरा का डायरेक्ट कप में डाल के थोड़े पीते हैं। आप लोग ओकरा में कप में डालने से पहले चाय चछनी बीच में लगाते हैं। तो बीच में जो चाय चछनी होता है वह मोटे मोटे कण को क्या करता है कि वह अपनी सतह पर रोक लेता है। जब अपनी सतह पर रोक लेता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम लोग को वह कण, ठीक है ना, कि जो चछनी से निकल गया, एक ऐसे कण जो चछनी के ऊपर रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रासरण यही होता है। प्रासरण की क्रिया में क्या होता है ना कि हम एगो चछनी लगाएंगे। आज चछनी लगाने से क्या होगा ना कि विलायक के अणु को जाने देगा, बाकी विलय के अणु को रोक देगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रासरण। जो यह आप लोग दाब देख रहे हैं ना, तो यह ऐसा दाब होता है जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया? पूरी तरह से प्रासरण क्या होता है, प्रासरण दाब क्या होता है, टोटल समझ में आ गया है। इसमें कोई भी परेशानी और कोई भी समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए लिखा है कि प्रासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब, ठीक है ना। देखिए आवश्यक हम लोग बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आवश्यक बाह्य दाब जो होता है इसे हम लोग प्रासरण दाब हम लोग कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है, पूरा एग्जाम्पल देके समझाया गया है। समझ गए ना? यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का इतना अमाउंट हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है जो स्टॉप कर देगा ऑस्मोसिस को, ठीक है ना। जो ऑस्मोसिस को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा लिखे हैं। यहाँ देखिएगा चौथा नंबर है कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पत्र में चाहे पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग किसी लड़की से बात करते हैं, बाबू सोना से प्यार करते हैं, बात करते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये हमको बहुत चाहती है, हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जैसे ही ओकर जॉब लगता है आपको लात मार के छोड़ देती है और वह अपने किसी, ठीक है ना, पार्टनर के साथ उसका सेटलमेंट हो जाता है और उसके साथ वह शादी कर लेती है और आपको छोड़ देती है। जैसे देखिएगा सलमान खान और ऐश्वर्या राय का, ठीक है ना, चक्कर चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अमिताभ बच्चन के घर से रिश्ता आया तो ऐश्वर्या राय सलमान खान को लात मारी और अभिषेक बच्चन से क्या कर ली? शादी कर ली। वही हाल एकरा साथे होता है कि यानी कॉपर सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का यह हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, यह हो गया कॉपर सल्फेट। जब एकरा के हम जिंक के पात्र में रखेंगे, ठीक है ना, जब जिंक के पात्र में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा कि मेरे प्यारे बच्चों यह जो SO4 होगा ना, यह जो SO4 होगा Cu को लात मारेगा, ठीक है ना। यानी क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? Cu को लात मार दिया, Cu को अलग कर दिया और जो यह SO4 है वह Zn के साथ शादी कर लेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ZnSO4 हम लोग का जिंक सल्फेट बना देगा। आप लोग देख रहे हैं ना, यानी प्यार मोहब्बत तो होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के सामने घुटना टेक दिया। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा ही सरकारी नौकरी के साथ मेल मिलाप हुआ, ठीक है ना, देखिए यह मेरे प्यारे बच्चों गरीब भिखारी, यह भी गरीब भिखारी, दोनों आपस में मेल मिलाप है, ठीक है। लेकिन जैसा ही SO4 का
जोड़ा लगा नौकरी वाला के साथ, सरकारी नौकरी वाला के साथ। जैसे ही इसको नजर में आया, ये कॉपर को क्या करी, लात मार दी और यह जेडन के साथ शादी कर लिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जिंक के साथ रखने पर जिंक क्या करता है कि ये कर बेचारा कॉपर को क्या करता है, बेसहारा कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। वही लिखा गया है कि जब जिंक प्लेट, ठीक है, जब देखिए जब जिंक प्लेट, जब जिंक को क्या करते हैं ना कि कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसमें जो जिंक होता है ना वह कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो यह जिंक करता है ना, जिंक देखिए कॉपर सल्फेट को जिंक वाला में रखेंगे तो जिंक क्या करेगा ना, कॉपर कहेगा एक कॉपर को छोड़ना भिखार है, करा के संग तू क्या रहेगी, तू हमारा साथ आ जा। यह SO4 निकल के क्या करेगा, जेडन के साथ मिल जाएगा और यह CU बेचारा अकेले तीखते रह जाएगा, बेचारा बेसहारा हो गया। ठीक है ना, यही काम यहाँ पर होता है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का पूरा रिएक्शन हो गया। अब आइएगा 5 नंबर, सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। सेल स्थिरांक क्या होता है, डिफाइन सेल कांस्टेंट। देखिएगा, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x ले सूचित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर हम लोग का L अपॉन का A होता है। एक के आप लोग लिख लीजिएगा। सेल स्थिरांक का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों अच्छा फॉर्मूला होता है कि कोई भी सेल है ना, कोई भी सेल होता है तो सेल में हम लोग का इलेक्ट्रोड 2 गो होता है, एगो कैथोड होता है, एगो एनोड होता है। तो कैथोड और एनोड के बीच का दूरी L हो गया तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। यह जो x है ना मेरे प्यारे शेरियों, यही हम लोग का क्या होता है कि यही आप लोग का सेल स्थिरांक का हम लोग का काम करेगा, यानी x बराबर L अपॉन A हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा 6 नंबर, एंजाइम क्या है। अक्सर आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे होंगे और कितना बार आप लोग हम कराए हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो आप लोगों को वहां पर ट्रिक लगाते हैं कि एंजाइम क्या है, वो प्रोटीन है। देखिए साफ साफ लिखे हैं कि एंजाइम जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यह देखिए एंजाइम एगो प्रोटीन है, लेकिन यह कहाँ पाया जाता है, तो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने में, मांसपेशियों को बनने में और शरीर के विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कामों करने के लिए आवश्यक होता है। यानी एंजाइम एगो प्रोटीन है और यह प्रोटीन जो हमारे शरीर में किसी एक काम करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है ना, हमारे किसी शरीर में मान लीजिए कोई चीज तेज करना है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए कि कोई हम लोग को कहीं पर मान लीजिए कुछ कटा छटा है, ओकरा जल्दी भरना है, ठीक है ना, तो उसमें काम करेगा। समझ गए ना, मतलब हर तरह में मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है कि यह हम लोग का काम करता है एंजाइम। यह हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, कमरे के तापक्रम पर H2O जो होता है वह तरल होता है जबकि H2S गैस होता है। देखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर देखा जाएगा, ठीक है ना, कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हम लोग का H2O मतलब कि हम लोग का पानी लिक्विड होता है। आप लोग देखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है H2O हम लोग का लिक्विड होता है, लेकिन उसी टेम्परेचर पर हम लोग का ऑक्सीजन है तो तरल है और ऑक्सीजन के जगह पर सल्फर आ गया तो यह गैस कैसे बन गया, आखिर क्या बात है। बात है यहाँ पर देखिएगा कि सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों सल्फर का जो साइज है, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा बोला गया है कि सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों सल्फर बड़ा होता है, ऑक्सीजन हम लोग का छोटा होता है एवं विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण H2O में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों H2O के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सिंपल तरीका समझाते हैं। देखिए एगो हो गया H2O और एगो हो गया H2S। तो H2O में क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है सल्फर से, और यह आकार छोटा होने से मेरे प्यारे बच्चों यह इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और कोई बंध पाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे परिवार के सारे जो फैमिली होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वह एक दूसरे से बंधाइल रहते हैं, जुड़े होते हैं। क्योंकि कोई
किसी का मामा है, पापा है, चाचा है, चाची हैं, मौसा है, मौसी हैं, तो पूरे फैमिली में, पूरे खानदान में कहीं ना कहीं एक बॉन्ड से सब कुछ बंधाइल रहता है, ठीक है ना, कि नहीं ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादी हैं, ठीक है ना, सब कोई एगो ना एगो बॉन्ड से बंधे रहते हैं, जिसके वजह से, ठीक है ना, किसी को छोड़ना चाहे किसी से झगड़ा करना नहीं बनता है, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे, समझ गए ना, तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कोई आपके फैमिली का है, कोई पटना रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही हाल H2O में होता है कि H2O में ऑक्सीजन का आकार छोटा होने से इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और जब बंध पाया जाएगा तो इसके अणु दूर दूर नहीं रह पाएंगे। जैसे आप लोग फैमिली में रहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए दूर रहते हैं, लेकिन क्या आप लोग हमेशा दूर रहते हैं? कोई जरूरत पड़ेगा तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग फैमिली के पास रहेंगे। तो हम लोग का H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि इसके अणु एकदम पास पास क्लोज होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि लिक्विड का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन इस सल्फर क्या होता है कि अगर आकार बड़ा होता है, अगर आकार बड़ा होने से क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अब बताइए, कोनो फैमिली में कोई बॉन्डे नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, कोई किसी का केयरे नहीं है, तो कोई कहीं दूर जाए, कहीं को जाए, कुछ किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एकरा में कोनो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया ही नहीं जाता है, बेचारा जहां मन तहां एकदम समझे ना कि घूमते रहता है, समझ गए ना। तो यह घूमते रहता है, इसमें आप लोग का हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इतना हो गया, यही सारा चीज आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर 8वां नंबर, समन्वय संख्या से आप लोग क्या समझते हैं? समन्वय संख्या देखिए लिखा गया, समन्वय संख्या परमाणुओं, आयनों और अणुओं की संख्या होती है। समन्वय संख्या होती है ना कि आप लोग के संख्या ही होता है, मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। समन्वय संख्या ही होता है, लेकिन वह संख्या होता है जो किसी परमाणु के चारों तरफ जो परमाणु होते हैं। जैसे देखिएगा, हमारे पास एगो यह बीच में परमाणु है, ठीक है ना, तो एक चारों तरफ एगो परमाणु, यह 2 गो 3 गो 4 गो हो गया। तो यह जो हम लोग का चरखूट, आप लोग यह चरखूट देख रहे हैं, इस चरखूट से कितना जो अणु है वो सटा हुआ है, चाहे कितना अणु जो है इसके एकदम वेरी क्लोज है। कहेगा सर 4 गो, यही तो समन्वय संख्या है। अब ये आपका समन्वय संख्या नहीं होगा, समझ गए ना। समन्वय संख्या वह होता है कि किसी अणु के चारों तरफ के वह आयन, वह अणु, चाहे वह परमाणु जो उसको घेर के रखते हैं। जैसे आपका घर रहता है, तो आपके घर के अगल बगल दाएं बाएं, ठीक है, जो घर रहता है वो आपका कहलाता है कि नहीं मेरा गोतिया है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर का गोतिया के घरों की संख्या जो होता है ना वो समन्वय संख्या हो जाएगा। यही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब आइएगा आगे चलते हैं, 9 नंबर, एक जल में घुलनशील एवं एक वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। यानी यह आप लोग के एग्जाम में हर साल आता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। लेकिन आप लोगों से एगो पूछा है, लेकिन क्योंकि यह एगो इसलिए पूछा है ना कि यह सवाल आप लोग का 2 नंबर में आता है। तो 2 नंबर में आता है तो 1 नंबर मिल जाएगा जल वाला पे और 1 नंबर मिल जाएगा वसा वाला पे। लेकिन हम आप लोगों को एगो नहीं बहुत सारा लिख के ला दिए। देखिएगा, विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन एच हो गया। यह जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए हम 3 गो लिख के ला दिए हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन एच जो होता है ना जल में घुलनशील हम लोग का विटामिन है। ओकर बाद देखिएगा जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यह आप लोगों को याद रखना है कौन विटामिन जल में घुलनशील है, कौन विटामिन आप लोग का वसा में घुलनशील है। तो वसा वाला तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास में पढ़ा दिए थे कि ए, डी, ई के जो होता है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन आप लोग का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन एच जो होता है यह हमारा जल में आसानी से घुल जाता है। यह आप लोग का हो गया। 10 नंबर देखिएगा कि मोलालता और मोलारता को परिभाषित करिए। मोलालता क्या होता है? कई बार पढ़ा है कि बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलारता कहते हैं। मोलारता क्या होता है ना कि से आपके पास 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में आप जितना नमक घोल रहे हैं, 1 लीटर पानी में जितना आप चीनी घोल रहे हैं ना, यही आपका मोलारता हो गया। समझ में
में आ गया। मोलरता मतलब होता है कि 1 लीटर पानी में आप जितना पदार्थ घोल रहे हैं वह आपका होता है मोलरता। यहाँ से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। मोलरता का जो यूनिट होता है यह आप लोग लिख लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। मोलरता का जो यूनिट होता है सारे बच्चे लोगों को लिख लेना है कि मोल प्रति लीटर हम लोगों का होता है और यह ताप से प्रभावित होता है। अब यहाँ पर आएगा मोललता। मोललता क्या होता है ना कि मेरे प्यारे बच्चों की 1 किलोग्राम में, जैसे 1 किलो चीनी में हम थोड़ा सा नमक मिला दिए, ठीक है ना, तो मोललता होता है कि 1 किलोग्राम में आप जितना चीज मिला रहे हैं वह आपका मोललता होगा। लेकिन मोलरता में 1 लीटर में घुलेगा और मोललता में 1 किलोग्राम में घुलता है, बस यही अंतर होता है। और इसका जो आप लोगों का यूनिट होता है ना प्यारे बच्चों, इसका यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा कि मोल प्रति केजी होता है। देखना थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा 11 नंबर, बहुलीकरण किसे कहते हैं। बोला गया है कि एकलक या इकाइयों के बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, अब एकलक, ये आप लोग बहुलक नया नया वर्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, तो खाली अभी ये परिभाषा समझिए, ठीक है ना, कि एकलक का होता है, अब बहुलक का होता है, अब बहुलीकरण का होता है, सब समझाते हैं। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जैसे आप लोग मोती देखे हैं, जैसे आप लोग घर में देखिएगा माला उला कोई पहनता है तो उसमें छोटा छोटा मोती गथाता है, समझ गए ना। तो छोटा छोटा मोती जो होता है हम लोग माला गाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग घर में कभी पहले ज़माने में मम्मी का जूतिया हो गया, चाहे कोई माला हो गया, कोई लॉकेट हो गया सोना चांदी का, तो वह बीच में रहेगा और दोनों साइड का ना छोटा छोटा मोती हम लोग लगाते हैं। तो देखिएगा छोटा छोटा जो मोती है ना वही हो गया आप लोग का एकलक मोनोमर। छोटा छोटा मोती जो मिलता है, समझ गए ना, छोटा छोटा जो मोती मिलता है और जो एगो हमारा अंत में बड़ा सा लॉकेट बन जाएगा, माला बन जाएगा। जैसे आप लोग फूल का माला बनाते हैं तो जब छोटा छोटा फूल मिल के एगो माला बनाएगा तो माला अलग हो गया, फूल अलग हो गया। तो फूल का माला बनाने में छोटा छोटा फूल लगता है, तो छोटा छोटा फूल मिल के फूल का माला बनता है। तो जो छोटा छोटा फूल होता है ना, जो जिससे जो बनता है, तो छोटा छोटा फूल हम लोग का एकलक चाहे मोनोमर कहलाएगा, समझ गए ना। हम लोग का यह फूल बनने की प्रक्रिया, फूल बनने की प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस होता है बहुलीकरण। याद रखिएगा प्रोसेस क्या होता है, बहुलीकरण। और जो छोटा छोटा फूल मिलेगा, चाहे जो छोटा छोटा मोती मिल के माला बनाएगा, तो वो छोटा छोटा जो एक रहता है उसको बोलते हैं एकलक। जैसे हम लोग का घर बनता है तो घर में हम लोग का ईंटा रहता है मेन, ठीक है ना, तो छोटा छोटा ईंटा मिल के हमारा बड़ा सा घर बनता है। तो हमारा ईंटा क्या हो जाएगा, एकलक का चाहे मोनोमर हमारा हो जाएगा। और घर बनने की प्रक्रिया चाहे माला बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण हो जाएगी। अब यहाँ ये देखिएगा एकलक चाहे मोनोमर किसे कहते हैं, जब कई छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं तो जुड़ने वाले अणु को एकलक या मोनोमर कहते हैं। जुड़ने वाले मतलब घर, तो हम लोग देखिए घर में क्या करते हैं कि छोटा छोटा ईंटा जोड़ के हम लोग बड़ा सा महल घर बना देते हैं, लेकिन उस महल में जो छोटा छोटा चीज जुड़ के बना हुआ है उतना महल, वो छोटा छोटा चीज कहलाता है एकलक चाहे मोनोमर। यह हो गया। पॉलीमर या बहुलक क्या कहलाता है, जब कोई छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं तो बनने वाला अणु पॉलीमर या बहुलक कहलाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, छोटा छोटा ईंटा जोड़कर हम लोग बड़ा का घर मकान बना देते हैं, तो यही मकान जो है हमारा बहुलक हो गया, समझ गए ना। ईंटा देखिए एगो मकान समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपका घर है, तो आपके घर में जो ईंटा लगा है वह एकलक या और मोनोमर हो गया, और घर बनने की प्रक्रिया प्रोसेस बहुलीकरण हो गया, और आपका जो सुंदर सजीला प्यारा घर है वह बहुलक हो गया। समझ गए होंगे। यहाँ पर आइएगा 14 नंबर, सघनक बहुलक किसे कहते हैं, वैसा बहुलक जिसमें बहुलक के निर्माण के साथ साथ कुछ और बन जाता है उसे सघनक बहुलक कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोग धान का दिन अभी चल रहा है, अब जैसे ही धान हमारा पक जाएगा तैयार हो जाएगा तो कटाएगा, तो जब हम लोग देखिएगा अब तो मशीन से कटा रहा है ना, पहले दंवरी होता था, समझ गए ना, पहले क्या होता था, दंवरी होता था। तो दंवरी के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि हम लोग धान को दौते थे, ठीक है ना, तो हम लोग धान निकालते थे, लेकिन धान को निकालने में हमारा पुआल भी निकल जाता था, हमारा भूसी भी निकल जाता था,
खरी भी निकलता था ना। मतलब कि हम लोग धान बोते हैं तो क्या हम लोग ये सोच के थोड़े निकलते हैं कि हम लोग जब धान बोते हैं, जब हम लोग धान जब काट के लाते हैं, जब हम लोग दंवरी करते हैं, तो हम लोग ये थोड़े सोचते हैं कि हमारा खखरी निकलेगा, भूसी निकलेगा, ये नहीं ना सोचते हैं। लेकिन हम लोग धान काट के लाते हैं, दंवरी करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों धान निकालने के दौरान ही हमारा भूसी निकल जाता है, खखरी निकल जाता है, पुअरों निकल जाता है। तो वही मेरे प्यारे बच्चों हो गया सघनक बहुलक है कि बहुलक बनने के दौरान मेरे प्यारे बच्चों कुछ और यू बन जाएगा, उसे सघनक बहुलक कहते हैं। समझ गए ना, मतलब बहुलक बनने का तो बनेगा लेकिन कुछ और यू बन जाएगा, उसे कहेंगे सघनक बहुलक है। तो आप लोग याद रखिएगा सघनक बहुलक में कुछ और यू बनने का संभावना रहता है। यह हो गया। यहाँ ये सघनन किसे कहते हैं, देखिए सघनक बहुलक जब यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर फिर आप लोग कंफ्यूज में आ गए, सर सघनक बहुलक हो गया और हम लोग 9वीं 10वीं में सघनन भी पढ़े हैं। सघनन क्या होता है देखिएगा, सघनन समझ जैसे देखिएगा पानी का वाष्प होता है ना, पानी का कहिएगा सर पानी का वाष्प होता है, वाष्प से पानी बदलना सघनन होता है। जैसे देखिएगा जब आप लोग खाना बनाते हैं, चावल बिठाते हैं, तो आप लोग जब नीचे से पानी को गर्म करते हैं और पानी के ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा, समझ गए ना, क्या करिएगा कि पानी के ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा। अब पानी के ऊपर ढक्कन रखने से आप पानी को गर्म करिएगा तो पानी का वाष्प उड़ेगा और जाके बर्तन से टकराएगा। अब बर्तन से टकराने के बाद क्या होगा कि वह वाष्प में बदल के बर्तन से टकराया, अब फिर मेरे प्यारे बच्चों का होगा कि वह फिर लिक्विड में चेंज हो गया, तो वाष्प से फिर द्रव में आना यही कहलाता है सघनन। समझ गए, वाष्प से द्रव में आना यही कहलाता है सघनन। यहाँ ये 16 नंबर उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस निष्क्रिय क्यों होता है बताना है। नोबेल गैस जो होता है यह हमारा निष्क्रिय क्यों होता है, ये आप लोगों को समझना है। देखिएगा निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होती है, क्या है देखिएगा, उत्कृष्ट गैसों के आयनीकरण एंथैल्पी का मान अधिक होता है। उत्कृष्ट गैस में क्या होता है ना कि एंथैल्पी का जो मान होता है सबसे हमारा हाई होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन की बंधुता लगभग शून्य होती है। तो यह आप लोग देखिएगा निष्क्रिय होने का 2 रीजन है कि इसमें एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है बहुत हाई होता है और इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता होती है वह एप्रोक्स देखा जाएगा तो वह 0 होता है। तो यह हमारा 16 गो हो गया। 17 नंबर देखिएगा कि व्याख्या करें कि नाइट्रोजन अणु जो होता है वो कम क्रियाशील होता है क्यों, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन अणुओं में क्या होता है ना कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए यह कम क्रियाशील होता है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए यह कम क्रियाशील होता है। आप लोग इसको याद रखिए। इससे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चीज का मालिक 3 लोग हो जाएंगे तो डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों वह बहुत ही कम केस में वह कोई एक डिसीजन ले पाएगा। जैसे देखिएगा मान लीजिए किसी चीज का मालिक हम हैं तो हम तुरंत रिएक्शन ले लेंगे किसी भी चीज पर, ठीक। मान लीजिए कोई घटना हुआ, चाहे किसी चीज का जरूरत है तो हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। किसी चीज का मालिक हम हैं तो हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। लेकिन किसी चीज का मालिक 3 लोग है, 3 पर्सन है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या डिसीजन लेना आसान होगा? नहीं ना होगा। आप परमिशन दीजिएगा, फिर उससे परमिशन लीजिए, फिर उससे परमिशन लीजिए, मान लीजिए ना कह दिया तो हो गया गड़बड़। तो किसी भी चीज़ का 3 गो लोग होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि कम चांस बनता है कि हम लोग का परमिशन मिलेगा। तो वही देखिएगा नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है कि यह कम क्रियाशील हम लोग का होता है। 17 हो गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास में आप लोग के केमिस्ट्री के 17 आप लोग के VBI प्रश्न हम यहाँ से कराए हैं, जहां से उम्मीद है कि आप लोग एकदम 17 प्रश्न याद हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा ही सेशन आप लोग के लिए लाया जाए जिसमें आप लोग एक क्लास में 17, 20, 25, 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाए, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या होगा कि आसान से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का तैयारी हो जाएगा सब्जेक्टिव का और आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सब्जेक्ट यह क्लास आप लोग कितना अच्छा लगा और ऐसे ही और क्लास हमको लाने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।